नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हूं। और आज हम इस कड़ी में देखेंगे कि हमारे पास वो 10 प्रश्न कौन से हैं जो समसामयिक मुद्दों पर आधारित हैं, और साथ ही बात करेंगे उनके व्याख्यात्मक हल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की और देखते हैं कि आज के इस सेगमेंट में हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। हमारे पास पहला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऋषि कपूर, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अमिताभ बच्चन। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो जैसा कि बताया, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेगा स्टार और बिग बी के नाम से प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन, इनकी पहली फिल्म की अगर हम बात करें तो वो थी सात हिंदुस्तानी, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1969 में। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1973 में रिलीज हुई। प्रकाश मेहता निर्देशित फिल्म जो थी जंजीर, जिनसे इनकी एक अलग छवि निकल कर आई और इनकी एक पहचान बनी। 2 दशक तक हिंदी फिल्मों में सबसे सफल नायक के रूप में ये पहचाने गए। इसी दौर में उन्हें सुपरस्टार और महानायक जैसी उपाधियां भी मिली। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, अभी हाल ही में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है पैडमैन, उरी, बत्ती गुल मीटर चालू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पैडमैन। यह जो फिल्म है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक मुद्दों पर बनी जो फिल्म थी पैडमैन, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 31 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस बार एक नया अवार्ड भी स्थापित किया गया है जिसका नाम है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। क्या नाम दिया गया है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट नाम दिया गया है। इस पुरस्कार को इस बार जीता किसने है? तो उत्तराखंड ने इसको जीता है। बेस्ट फीचर फिल्म की अगर हम बात करें कि कौन सी रही है, तो वह रही है गुजराती फिल्म हेल्लारो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अंशुमान खुर्राना अंधाधुन के लिए इनको चुना गया है। वहीं विक्की कौशल को उरी फिल्म के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब हासिल हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सुरेश जो हैं उनको महानती तेलुगु फिल्म के लिए या चुनी गई हैं। भरपूर मनोरंजक और लोकप्रिय फिल्म की अगर हम बात करें कि कौन सी घोषित की गई इस बार, तो वो हो ये बधाई हो फिल्म। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज के सेगमेंट का तीसरा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसको मनाया गया है 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो 23 दिसंबर को, जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। भारत में किसान दिवस 5वें प्रधानमंत्री जो थे हमारे चौधरी चरण सिंह, इनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। वर्ष 2001 से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बौने सितारे का नाम रखा है। हमारे पास ऑप्शन है यहां पर डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर एन राय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है विभा चौधरी। विभा चौधरी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसका जो है बौने सितारे का नाम रखा है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो यहां पर पेरिस बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने
सेक्सटेंस तारामंडल में स्थित एक बौने तारे ड्वार्फ स्टार का नाम जो है भारतीय महिला वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर विभा चौधरी के नाम पर रखा है। सेक्सटेंस नक्षत्र में एक सफेद पीले तारे को भीभा भी कहा जाएगा। इसके बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रह जिन्हें HD 86,081 और 86,081 का बी नाम दिया गया है, उन्हें संतमस भी कहा जाएगा। संस्कृत में संतमस का अर्थ जो होता है वो बादल होता है। डॉक्टर विभा चौधरी ने उप परमाणु कण पाई मेसन की खोज की थी। इस ग्रह को अपने वायुमंडल के बादलों की प्रकृति को दर्शाने के लिए संतमस नाम दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारे पास अगला प्रश्न है के संतराम बाबू का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? हमारे पास ऑप्शन है सिनेमा, साहित्य, खेल और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो जुड़े हुए थे वो सिनेमा से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। तो के रामचंद्र बाबू जो थे वो सिनेमा से जुड़े हुए थे, सिनेमेटोग्राफर थे, और रामचंद्र बाबू मलयालम सिनेमा से जुड़े हुए थे। साथ ही इसके अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी फिल्मों में भी कार्य किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना छठा प्रश्न। हाल ही में किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है यहां पर विजय केशव गोखले, अजय कुमार भल्ला, हर्षवर्धन श्रृंगला, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं ये इसका सही उत्तर हैं। इनको नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। तो हर्षवर्धन श्रृंगला को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ये कौन से नंबर के सचिव होंगे विदेश सचिव? तो ये होंगे, ये 33वें, हमारे 33वें विदेश सचिव होंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला अगले महीने विजय केशव गोखले का कार्यभार संभालेंगे, जब उनका कार्यभार समाप्त हो जाएगा तब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में NIO के अध्ययन में किस राज्य के समुद्र तटों पर सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण पाया गया? जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखते हैं तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तटों पर सबसे अधिक जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण पाया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। तो NIO के अध्ययन में महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण पाया गया है। गोवा बेस्ड राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने असेसमेंट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो प्लास्टिक अलोंग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, एबंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलीमर टाइप एंड टॉक्सिसिटी नामक एक अध्ययन किया है। यानी कि इसका अगर हिंदी में अर्थ समझें हम तो होगा भारत के पश्चिमी तट पर मैक्रो और माइक्रो प्लास्टिक का अवलोकन का आकलन, बहुतायत, वितरण, बहुलक प्रकार और विषाक्तता। इस अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र के समुद्र तट गोवा और कर्नाटक के मुकाबले माइक्रोप्लास्टिक तथा माइक्रोप्लास्टिक से अधिक प्रदूषित हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है इसमें दिल्ली, नासिक, पुणे और भोपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नासिक। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो नासिक रेलवे स्टेशन पर जो है ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को स्वच्छ हवा का अनुभव उपलब्ध कराना। इस ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत भारतीय रेलवे ने एयरो गार्ड, किस चीज से? एयरो गार्ड के साथ मिलकर की है। इस ऑक्सीजन पार्लर में लगभग 1500 पौधे होंगे। यह पौधे
रेलवे स्टेशन पर मौजूद हवा को स्वच्छ बनाने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन पार्लर का कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये कहां से आया, तो नासा की अनुशंसा पर यह आधारित है। 1989 में नासा ने एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन में यह पाया गया था कि कुछ एक पौधे जो हैं अन्य पौधों की तुलना में 5 सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषकों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। यह पौधे ऑक्सीजन पार्लर में यहां पर लगाए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही जो है वो डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो चंडीगढ़ में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, जिसको CFSL कहते हैं शॉर्ट में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस फैसिलिटी का उपयोग सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कर सकेंगे। इस डीएनए विश्लेषण केंद्र की स्थापना निर्भया फंड स्कीम के तहत की गई है। इस केंद्र के लिए 99.79 करोड़, कितने रुपए? 99.76 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस केंद्र में प्रतिवर्ष 2000 मामलों का परीक्षण किया जा सकेगा। कितने परीक्षण किया जा सकता है, कितने मामलों का? तो 2000 मामले यहां पर निपटाए जा सकते हैं प्रतिवर्ष, इसकी जो क्षमता है। इस केंद्र में अत्याधुनिक डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने सेगमेंट के 10वें और अंतिम प्रश्न को। हाल ही में भारत का पहला वाटर फ्रॉम एयर सिस्टम किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया? हमारे पास ऑप्शन है नासिक, सिकंदराबाद, मुंबई और इनमें से कोई नहीं। तो यह शुरू किया गया है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातों को। तो भारत का पहला वाटर फ्रॉम एयर सिस्टम सिकंदराबाद के स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया, जो कि तेलंगाना में है। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह का यह पहली पहल है जिसमें दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वायुमंडलीय जल जनरेटर कियोस्क स्थापित किया है। वायुमंडलीय जल जनरेटर को मेघदूत कहा जाता है। इस तकनीक को मैत्री एक्वाटेक द्वारा मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। कियोस्क प्रतिदिन लगभग 1000 लीटर का उत्पादन करता है। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्नों के श्रृंखला, और मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।